रविंदर जी, सीधा मेरा आपसे सवाल है, ये पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों की हिंदुस्तान मेजबानी कर रहा है और इसके जरिए एक अलग तरह का संदेश देने की वो कोशिश कर रहा है। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत से अब वसुधैव कुटुंबकम के दुनिया को और विस्तार कैसे दिया जाए, शांति कैसे लेकर आया जाए, इसको लेकर हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता है। आपको लग रहा है कि चूंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो मानवता को समृद्ध करने में है और बाकी देशों पर इसका असर पड़ेगा, आपको लग रहा है? और अब अमेरिका के साथ वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो सकती है अब से 2 घंटे के बाद? मैं क्विकली कोशिश करता हूं। मेरे विचार से, विद ऑल रिस्पेक्ट टू आवर कोलीग्स एंड एवरीवनस थॉट, बिकॉज़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, कोई 5 वीटो नहीं गिव अप करेगा। बट यस, जनरल मिस्टन जो कह रहे थे रिफॉर्म ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वो डेफिनेटली इज ऑन द टेबल। बट कमिंग टू अमेरिका इंडिया, डिफेंस की जहां तक बात है, अमेरिका की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका की अपनी एमुनेशंस, गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। नेटो कंट्रीज के गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। ताइवान को चाहिए चाइना से लड़ने को, अमेरिका को खुद चाहिए चाइना से आगे जंग। अमेरिका को इस समय एक ऑर्डिनेंस डिफेंस फैक्ट्री चाहिए, वो फैक्ट्री इंडिया बन सकता है। अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज बची हैं, बोइंग, लॉकहीड, नॉर्थरॉप ग्रामर इत्यादि। बट अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल बेस था ना, वो खोखला हो गया है क्योंकि उन्होंने बहुतों को आउटसोर्स कर दिया। काफी डिफेंस कंपोनेंट के चाइना से बन के आ रहे हैं। बिल्कुल। अब अमेरिका को जल्दी से बढ़ाने, अगले 5 से 10 वर्षों में अमेरिका तभी टेक्नोलॉजी अब जल्दी ट्रांसफर करने के मूड में आ गया भारत से। मैं ट्रांसफर करूं, भारत तुम बनाओ, मुझे पैसा दो और तुम बना करके मेरे को एक्सपोर्ट करो, मैं खरीदूंगा। ये बिग पिक्चर चल रही है डिफेंस में। बाकी अमेरिका इंडिया में जो फैक्टर्स और बाइडेन वाली मीटिंग में है, एक तो शायद आ रहा है न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, बट वो न्यूक्लियर डील रुकी हुई है, उसके किसी और कारण। हमारे यहाँ लायबिलिटी बिल है जिसके चलते अमेरिकन कंपनीज कहती हैं कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। पर बात ये हो रही है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कोई डील होगा, देखते हैं क्या होगा। तीसरा एक बात चल रही है इसरो नासा के बीच में, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन हो सकता है, मेरे को डेट्स एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है कोई अनाउंसमेंट कर दें ये लोग आने वाले कुछ महीनों में, अगले स्प्रिंग तक हो सकता है वो एक अचीवमेंट की तरफ चला जाए। एक लास्ट पॉइंट और, काफी हो रहे हैं बट एक और चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में बड़ा स्ट्रेटेजिक। मिडिल ईस्ट में सऊदी और अरब एमिरेट्स के साथ पार्टनरशिप में एक रेलवे नेटवर्क बनाना, उसके पोर्ट्स को भारत से लिंक करना, जिसमें पैसे देगा सऊदी और यूएई, रेल लाइन बिछाएगा भारत, बिल्कुल, जो इंजन है वो आएंगे अमेरिका के, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि काउंटर करेगा चाइना के बीआरआई को, क्योंकि अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में हर जगह हो रहा है। चाइना तो पैसा लगा रहा है, अमेरिका पैसा नहीं लगा रहा है। तो अब पैसा सऊदी और अरब एमिरेट मिलकर लगाएंगे इस रेलवे नेटवर्क के लिए। टेक्नोलॉजी अमेरिका की, टेक्नोलॉजी इंडिया की, मैन पावर इंडिया की। ये रेलवे नेटवर्क टू काउंटर चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन द मिडिल ईस्ट। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। बाहर से भी 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के बाहर से हमारे साथ यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए मेहमान। सीधे उनका रुख करते हुए हर्षदीप सिकवार जी, सीधे आपके पास आते हुए, भारत अमेरिकी रिश्तों पर, संबंधों पर हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। यकीनन सभी की निगाह उसी पर टिकी रहने वाली है क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद जो बाइडेन यहाँ पर हिंदुस्तान में लैंड करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से दूसरे वो देश हैं जिनसे अपने रिश्तों को मजबूती देने की, प्रगाढ़ करने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की जाएगी? उसका असर आगे आने वाले वक्त में और किस तरह से देखने को मिल सकता है? किस चीज पर आपका सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त दिखाई दे रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो G20 समिट हो रही है, ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इसका पार्ट हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, उसके अलावा 19 और देश हैं। तो जैसी हमारी जो बातें चल रही हैं कि बाइडेन आ रहे हैं और हमारा जो फोकस रहेगा वो इंडिया और यूएस के बीच में जो संबंध है उनको बेहतर करने के लिए रहेगा, पर उसके साथ साथ इंडिया ये भी प्रदर्शन करना चाहेगा कि इंडिया आज विश्व को एक ऐसी प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां पर वो इन्वेस्ट करें और उनका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो सेफ रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में जो भारतीय सरकार है वो काफी स्टेबल है पिछले 8 या 9 सालों से, और 2024 में भी ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार वापस आ सकती है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट चॉइस करने के लिए। तो जब कंपनी सोचती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कि आप किस देश में इन्वेस्टमेंट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, तो इस पे डिपेंड करता है कि वहां की पॉलिटिकल कंडीशन कितनी स्टेबल है।
तो अभी हम जो भारतीय जो राजनीतिक स्थितियां देख रहे हैं, तो काफी स्टेबिलिटी मोदी सरकार ने प्रोवाइड करी है। तो और आगे भविष्य में जो इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू होना चाहिए। तो मोदी जी सरकार का वापस से फुल बहुमत में आना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। उसके अलावा जो सिक्योरिटी की है कि कोई भी हमारे यहाँ पे बड़ा मेजर हादसा ऐसा नहीं हुआ है जो कि टेररिस्ट अटैक हो या कुछ बड़े लेवल पर जिससे नुकसान हुआ हो किसी बिजनेस को। तो ये जो बिल्कुल। सेफ्टी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भारत की जो नजरें रहेंगी वो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं जिनके पास काफी धन है, ऑयल है, और हमारे देश की जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पर, पूरे विश्व की जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पर, उसके उस पैसे को भी हम भारत में लाने की कोशिश करेंगे। मोदी जी ठीक है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे सबके सामने। जी। एंड वन मोर थिंग जो आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड, जो आपको बताना चाहूंगा कि अभी अमेरिका की भारत से अच्छे संबंध बनाना एक मजबूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अभी रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है चाइना भी ताइवान पर अटैक करे। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की जो पूरी इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने पे आ सकती है, क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका ताइवान पर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ठीक है उसके लिए एक नई चीज जो हो रही है वो हो रही है कि जो अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में $2.75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जो कि बिल्कुल इंडिया और यूएस के बीच में जॉइंट ऑपरेशन होगा, और उससे जो सेमीकंडक्टर्स आज तक ताइवान में बनते जा रहे हैं वो इंडिया में बनने लगेंगे, क्योंकि इंडिया बिल्कुल इज बिल्कुल मोर सेफ। इंडिया पर कोई भी बड़ी कंट्री जैसे चाइना है या कोई भी और कंट्री है वो अटैक नहीं कर सकती, जबकि चाइना ताइवान पर कभी भी अटैक कर सकती है। तो इंडिया एक ठीक है सेफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड ठीक है को सर, कि जो बातें इसमें आपने इन्वेस्ट कही किया हैं जाए। उसको मैं जितार्थ जी के साथ और उस दायरे को आगे बढ़ा देती हूं, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर दोनों ही देशों के जो हित हैं वो परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहेगा। अमेरिका चीन को बैलेंस करने के लिए वो चाहता है कि हिंदुस्तान और ज्यादा मजबूत बने, लेकिन यकीनन चीन और भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी बहुत सारी दूरी है, जिसको पाटना हिंदुस्तान के लिए कड़ी और बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जितार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस समय हिंदुस्तान को अध्यक्षता मिली G20 की, उसमें कई सारे बड़े मोर्चे, सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक बदली हुई दुनिया दिखाई दी, दो गुटों में बदली हुई, साफ साफ दो धड़ों में बटी हुई दुनिया थी। महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, उसके अलावा रोजगार, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि सभी तक एक ऐसा मैसेज जाए कि हम सब एक साथ जब आगे बढ़ेंगे तो इन तमाम समस्याओं का निदान किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस बड़े मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान वो कड़ा संदेश दे पाने में कामयाब होगा? उस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में है हमारी, हमें सुना जा रहा है कि हम जो कहेंगे दुनिया उसको मानेगी? जितार्थ जी। चित्रा, दुनिया कितना मानेगी इस पर तो अलग अलग मत हो सकते हैं, मगर इतना जरूर है कि पिछले करीब 1 साल से जो कोशिश भारत की तरफ से की गई है ग्लोबल साउथ की बातों को पोर्ट्रे करने के लिए, ग्लोबल साउथ की मुद्दों को सामने लाने के लिए, वो उसमें सफलता मिलती हुई जरूर नजर आती है। और ऐसे इस सफलता की एक बड़ी वजह है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश या यूके जैसे देश, या वो देश जो भारत के साथ, साउथ ईस्ट के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश जो भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, उसकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ये समझाने में कि भारत का जो पक्ष है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो उसमें किसी के साथ ना खड़े होने का, चाहे रशिया से ऑयल लेने का, वो सही है। आपने ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात की, तो शायद ग्लोबल इन्फ्लेशन को रोकने में, संभालने में भारत की एक बड़ी भूमिका है। अगर भारत अपने अनाज का, अपने फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के बावजूद भी अफ्रीकी देशों को और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को अनाज उपलब्ध नहीं कराता, तो शायद एक विकट समस्या दुनिया के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे में पार्टनरशिप बहुत जरूरी है।
आप सोचिए कि 2008-9 में एक ऑस्ट्रेलिया जो भारत की न्यूक्लियर डील का विरोध करता है, भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर देता है, वही ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया के हर देश में ये कहता है कि भारत सही है। आज इस बात को समझा और सुना जाना चाहिए, ना केवल इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भारत का बहुत ज्यादा हो गया है। जो ग्लोबल कंट्रीज हैं उनको भारत के मैन पावर की बेहद जरूरत है। तो अगर हम कहें तो ये नीड बेसिस पर है, इसमें कोई शक नहीं है। बात जो सुनी जा रही है वो उसका मुख्य आधार केवल यही है।